Good morning, students. Today our topic is valvular heart disease. तो valvular heart disease मतलब जो हार्ट्स के जो valves होते हैं वहाँ पे जितने सारे डिफॉर्मिटीज़ आता है, एब्नॉर्मलिटीज़ आता है, उससे रिलेटेड जुड़े हुए जितने सारे प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग बोलते हैं valvular heart disease. ठीक है, तो मेनली हम लोग क्या जानते हैं, हमारा नॉर्मल जो हार्ट है इसका फंक्शन, उसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पम्प्ड होता है, राइट. और जो हार्ट का जो valves होता है उसका फंक्शन होता है, उसका रोल होता है कि जैसे दरवाजे की तरह, मतलब वो लोग दरवाज़ा खोल देता है, उस साइड से वो ब्लड जो है वो पम्प्ड आउट होता है. तो यही वॉल्व में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, सोचो कि तुम्हारे घर से जहाँ से तुम लोग बाहर निकल सकते थे, जो दरवाज़ा है उस दरवाज़े में कोई प्रॉब्लम आ गया, इधर वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा है या फिर वो दरवाज़ा बहुत बड़ा खुल गया है, तो उसमें तुम्हारा बहुत सारा प्रॉब्लम होगा. सेम थिंग valvular हार्ट डिजीज़ में ही वैसा ही तुम्हारा एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि जो valve होता है आइदर उसका ओपनिंग या क्लोजिंग, उसमें से तुम्हारा क्या हो जाता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है. ठीक है, तो मेनली जो ये हम लोग पता ही है कि हमारे कितने सारे valves काम करते हैं. जैसे डायस्टोल जब होता है तब उसमें हमारा काम करता है ट्राइकस्पिड valve एंड द माइट्रल valve, और जब सिस्टोल होता है तब काम करता है जो पल्मोनरी valve एंड द एओर्टिक valve. ठीक है, तो ये सब valve में आता है मेनली तुम्हारा प्रॉब्लम. तो मेनली ये प्रॉब्लम टू काइंड्स प्रॉब्लम होता है, एक होता है रिजाजिटेशन और एक होता है स्टेनोसिस. ठीक है, तो रिजाजिटेशन क्या है, regurgitation is called insufficiency or incompetence. Regurgitations happen when a valve does not close properly and blood leaks backward instead of moving in the proper one-way flow. मतलब जब ये रिजर्जिटेशन कब होता है, रिजर्जिटेशन को हम लोग बोलते हैं कि ठीक ठाक नहीं, इनकम्प्लीट बोलते हैं रिजर्जिटेशन को. ठीक है, मतलब जब ये valves जो है, ये सब जो valves है, इसका जो ओपनिंग जो है और इसका जो मेनली जो क्लोजिंग जब आता है तभी अच्छे से क्लोज़ नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होता है, अगर ये valve क्लोज़ नहीं होगा अच्छे से तो जब ये तुम्हारा ब्लड फ्लो जो होगा उसमें क्या होता है, ये बैकवर्ड तुम्हारा मूविंग हो जाता है, क्योंकि ये क्लोज ठीक ठाक नहीं हो रहा है. तो क्लोज अगर ठीक ठाक नहीं होगा, जितना ब्लड घुसा अंदर तो उसमें से ये जो तुम्हारा लीकेज पार्ट, जो तुम्हारा ओपनिंग थोड़ा सा भी पार्ट रह जाता है, उधर से वो क्या होता है, ब्लड फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में भी फ्लो होने लगता है. मतलब इसमें वन वे फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब ब्लड सिर्फ अंदर ही आए ऐसा नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ये मेनली है तुम्हारा रिजर्जिटेशन. और अगर तुम्हारा बहुत अमाउंट का अगर ब्लड फ्लो तुम्हारा बैकवर्ड आ रहा है, ठीक है, सिर्फ बहुत कम अमाउंट का तुम्हारा नॉर्मली अपना ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, तो इसमें क्या होता है पता है, जो हार्ट होता है वो तुम्हारा क्या होता है, मेनली कार्डियोमेगाली हो जाता है. मतलब जो हार्ट है उसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है. ठीक है, जिसके वजह से वो उसका जो एबिलिटी है ब्लड को पंप आउट करने का थ्रू बॉडी वो नहीं कर पाता है. क्लियर, तो मेनली ये है रिजाजिटेशन. और स्टेनोसिस क्या है, स्टेनोसिस है जब ये जो तुम्हारा मेनली ओपनिंग जब होता है, रिजाजिटेशन था हमारा जब क्लोज होता है वो ठीक ठाक नहीं, और जो स्टेनोसिस है उसमें जब वो ओपनिंग होता है वो ओपनिंग ही ठीक ठाक नहीं हो रहा है, मतलब जितना अमाउंट ऑफ ब्लड इधर से जाना चाहिए वो नहीं आ रहा है. मतलब इसका जो ओपनिंग है बहुत कम है, जो माने पैसेज जो है, जो तुम्हारा फ्लैप्स जो है उसके अंदर से जो ब्लड जाएगा, जो लीफलेट्स के अंदर से जो ब्लड जाएगा वो उसका स्पेस बहुत कम हो जाता है, मतलब वो पूरा स्टेन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत कम अमाउंट का ब्लड तुम्हारा जा सकता है थ्रू valve. ठीक है, तो मेनली स्टेनोसिस हैपन व्हेन द लीफलेट्स थिकन्स, स्टिफन्स और फ्यूज टुगेदर. ठीक है, और बिकॉज ऑफ द नैरोड valve हार्ट मस्ट वर्क हार्डर टू मूव द ब्लड थ्रू द बॉडी, क्योंकि ये यहाँ पे स्टेनोसिस के द्वारा जो तुम्हारा हार्ट है उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपना जो रिक्वायर्ड ब्लड है उसको पंप नहीं कर पा रहा है, बहुत कम अमाउंट का ब्लड जा रहा है, जिसकी वजह से उसका फंक्शन बढ़ गया है. ठीक है, तो यही था valvular हार्ट डिजीज़ का
टू टाइप्स ऑफ मेनली प्रॉब्लम्स की, इसमें होता है रिजर्जिटेशन और एक होता है स्टेनोसिस। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एक बाय एक के बाद एक हम लोग डिफरेंट वाल्व को लेके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग एक टेस्ट एंड डायग्नोसिस में देखते हैं कि क्या क्या करते हैं इसको डायग्नोसिस करने के लिए, ठीक है। टेस्ट में जो जैसे इकोकार्डियोग्राम होता है, चेस्ट एक्सरे करके हम लोग जान सकते हैं, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करके हम लोग जान सकते हैं, हॉल्टर करके जान सकते हैं, उसके बाद तुम्हारा ट्रांसइसोफेगल इकोकार्डियोग्राम कर सकते हैं, एक्सरसाइज टेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडमिल टेस्ट कर सकते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन करके भी हम लोग इसका प्रॉब्लम डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग डायरेक्टली एंटर करेंगे MVP। अभी MVP का मतलब फुल फॉर्म क्या है? MVP है माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। तो यहाँ पे तो हमारे बहुत सारे वाल्व्स थे, राइट। तो जब यहाँ पे तुम्हारा जो माइट्रल वाल्व जो रहता है, माइट्रल वाल्व्स अगर तुम्हारा प्रोलैप्स हो जाए तो उसमें तुम्हारा क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हमारा रहता है माइट्रल वाल्व्स। तो माइट्रल वाल्व्स ये नॉर्मल माइट्रल वाल्व्स है, देखो यहाँ पे ये नॉर्मल माइट्रल वाल्व्स है। पर यहाँ पे इस पिक्चर्स में देखो, इसमें जो वाल्व है वो प्रोलैप्स हो गया है, मतलब वो काम नहीं कर पा रहा है, मतलब वो ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो मेनली माइट्रल वाल्व्स प्रोलैप्स मीन्स दैट वन और बोथ ऑफ द वाल्व फ्लैप्स, जो मतलब ये जो वाल्व का जो फ्लैप्स है ये, इसमें एक और या बोथ आर enlarged and the flaps supporting muscles are too long. Instead of closing evenly, one or both of the flaps of the mitral valves collapsed or bulged into the left atrium. ठीक है। मेनली क्या होता है, जो ये माइट्रल वाल्व्स का जो फ्लैप्स है, दो फ्लैप्स, देखो ये जो दो फ्लैप्स है इसमें से आइदर एक फ्लैप्स भी हो सकता है या फिर दो फ्लैप्स भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकता है। ये बढ़ जाता है, ये इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। और इसका जो सपोर्टिंग मसल है ये तुम्हारा क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, टू लॉन्ग होता है, जिसकी वजह से ये अच्छे से क्लोज नहीं हो सकता है, अच्छे से बंद नहीं होगा। अगर ये सोचो कि दरवाज़ा में तुम्हारे दरवाज़ा में दोनों पल्ले रहते हैं, तो या फिर खिड़की में दो पल्ले रहते हैं, उस पल्ले में अगर एक पल्ला ख़राब हो चुका है या फिर दो ही पल्ला ख़राब हो चुका है, बड़ा हो चुका है या फिर टूट गया है कहीं से भी, तो क्या होगा, वो खिड़की अच्छे से क्लोज नहीं होगा। सेम थिंग MVP में भी तुम्हारा जो दो फ्लैप्स रहता है वो फ्लैप्स तुम्हारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मतलब दो फ्लैप्स बड़ा हो जाता है और उसके रिलेटेड जो सपोर्टिव मसल्स है वो भी बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से क्लोज नहीं हो पाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, ठीक है। तो अभी माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स की कॉजेस क्या क्या है, तो मेनली मोस्ट कॉमन फॉर्म जो ये MVP है, हार्ट जो ये वाल्वुलर डिजीज़ का एक मोस्ट बहुत कॉमन फॉर्म है, ठीक है। ये वाल्व डिजीज़ का ये तुम्हारा मेनली क्या होता है, जेनेटिकली भी तुम्हारा क्या होता है, एक से बाद एक हो सकता है, मतलब तुम्हारे परदादा का था तो उसके बेटे को भी हो सकता है, ऐसा एक जेनेटिकल कॉज भी है MVP का। और मेनली ये कभी कभार ये जो MVP है ये तुम्हारा एक मार्फन सिंड्रोम के साथ साथ ये होता है, ठीक है। ये मेनली एक कनेक्टिव टिश्यू कंडीशन है जहाँ पे तुम्हारा पेशेंट का जो लॉन्ग बोन है वो और और उसका जो जॉइंट है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है। और मेनली इस डिजीज़ में तुम्हारा क्या होता है, इसके साथ साथ तुम्हारा जो ये माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स भी इसके साथ साथ होता है। और मेनली बहुत सारे पीपल जो है कि अगर उसका कोई अगर स्केलेटन रिलेटेड कोई डिजीज़ है, अगर या फिर उसका कोई चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी है या फिर उसका स्कोलियोसिस है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो अलॉन्ग विथ उसके साथ माइनर चेस्ट अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ या फिर तुम्हारा एक स्मॉल फ्रेम्ड कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसके साथ साथ तुम्हारा ये MVP होता है, ठीक है। तो मेनली MVP का सिंड्रोम क्या क्या है, ठीक है। मोस्ट पीपल विथ MVP do not have symptoms. When symptoms to happen, they may include
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ स्पेशली व्हेन लाइंग डाउन। मतलब ये जो MVP है ये तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा इसका कोई सिम्टम नहीं रहता है, बहुत कम तुम्हारा सिम्टम रहता है। पर अगर सिम्टम दिखाई देता है तब क्या देता है कि जब पेशेंट सोया हुआ है तब उसको थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैटिक फील हो रहा है, पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कफिंग, या फिर तुम्हारा जो आफ्टर एक्सरसाइज या थोड़ा सा भी चलने के बाद या फिर थोड़ा सा भी दौड़ने के बाद बहुत ज़्यादा ट्रबल ब्रीदिंग होता है, मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। और तुम्हारा क्या होता है, टैकीकार्डिया होता है। ठीक है, और जो ये टैकीकार्डिया होता है ये बहुत ही रेयर होता है, ऑल टाइम ये नहीं होता है MVP के टाइम। ठीक है, तो ये था MVP का सिम्टम्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे MVP का मैनेजमेंट। तो मेनली ये जो MVP है ये तुम्हारा क्या होता है, इसमें पेशेंट तुम्हारा डेथ या ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये नॉर्मल पेशेंट अपना नॉर्मल डेली लाइफ ही लीड कर सकता है, पर उसके लिए तुम्हारा क्या चाहिए, और एक रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए डॉक्टर का। मतलब ये MVP के लिए उसका जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा ऐसा कोई बात नहीं है। ये बहुत ज़्यादा एक सीरियस कंडीशन नहीं है। इसमें बहुत सारे पेशेंट का सिर्फ कंप्लेन होता है कि सिर्फ पैल्पिटेशन हो रहा है और कभी कभार एक बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है, पर मेनली इसमें तुम्हारा कोई भी ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट का। नॉर्मली ये रहता है होल लाइफ, इसको रखना पड़ता है थ्रू रेगुलर मॉनिटरिंग के दौरान। ठीक है, तो मेनली अगर पेशेंट का कोई भी MVP हुआ तो उसको क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर का चेकअप करवाना चाहिए। फिर उसमें से डॉक्टर कभी कभार अगर कोई भी प्रोसीड्योर हुआ, डेंटल प्रोसीड्योर हुआ या फिर सर्जिकल प्रोसीड्योर हुआ, उससे पहले थोड़ा सा एंटीबायोटिक मेनली वो लोग प्रोवाइड करते। अगर तुम्हारा मेनली माइट्रल रिजाजिटेशन और मेनली अगर स्टेनोसिस हुआ तो उसके रिलेटेड अगर कोई भी तुम्हारा सर्जरी वगैरह हुआ तो वो अलग अलग सा ट्रीटमेंट है, पर MVP के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, और मेनली क्यों देता है एंटीबायोटिक्स, क्योंकि जो फ्लैप्स है जो है वो मेनली क्या हो रहा है, वो तो मेनली इनलार्ज होके वो प्रोलैप्स हो गया, राइट। तो उसमें अगर कोई भी इन्फेक्शन ना हो, इसके वजह से तुम्हारा मेनली क्या होता है, बल्ब में इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए तुम्हारा मेनली एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और मेनली ये चलता है लॉन्ग लाइफ टाइम चलता है और इसके लिए रेगुलर मॉनिटरिंग का ज़रूरत है डॉक्टर से। तो यही है MVP के बारे में। तो नेक्स्ट हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक में घुसेंगे जो है माइट्रल स्टेनोसिस। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स तुम लोग जानते हो, तो प्रोलैप्स पर है तो स्टेनोसिस क्या है। स्टेनोसिस के बारे में मैंने पहले ही बोल दिया कि स्टेनोसिस का मतलब है व्हेन द लिफलेट डू नॉट ओपन वाइड इनफ एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड कैन फ्लो थ्रू द वाल्व। मतलब जो उसका ओपनिंग है वो बहुत ही तुम्हारा क्या होता है, छोटा होता है, जिसकी वजह से जो पंप के लिए जो ब्लड जा रहा है, वन वे जो तुम्हारा ब्लड जो जा रहा है वो ठीक ठाक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेनली देखो इस पिक्चर में कि ये है हमारा नॉर्मल माइट्रल वाल्व। अगर वो स्टेन हो जाए तो क्या होगा, देखो छोटा इसका ओपनिंग देखो, नॉर्मल माइट्रल वाल्व का ओपनिंग देखो, और यहाँ पे देखो वो स्टेनोसिस होके कितना छोटा बन गया कि जितना अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो होना चाहिए था उतना अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये है तुम्हारा मेनली stained or narrowed mitral valve. तो mitral valve stenosis is a narrowing or blockage of mitral valve. The narrowed valve caused blood to back up in the heart's upper left chamber instead of flowing into the lower left chamber. तो मेनली क्या है, अपर लेफ्ट चेम्बर से उसको तो आना है ना लोअर लेफ्ट में, तो इतना ज़्यादा नैरो हो गया कि जो ब्लड लोअर लेफ्ट चेम्बर में आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से ऊपर तुम्हारा ब्लड जमा हो रहा है। नॉर्मल ब्लड का तो फंक्शन चल रहा है ना, नॉर्मल तो हार्ट का फंक्शन चल रहा है, तो हार्ट का फंक्शन से उसको क्या होना है, राइट एट्रियम से उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में आना चाहिए, राइट एट्रियम से उसको राइट वेंट्रिकल में आना चाहिए था, पर वो तुम्हारा क्या हो रहा है उसमें, जो तुम्हारा जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आना चाहिए था, पर वो नहीं हो रहा है ड्यू टू द नैरोड माइट्रल वाल्व।
इसको हम लोग बोलते हैं माइट्रल स्टेनोसिस। तो बहुत सारे कॉजेस हैं माइट्रल स्टेनोसिस का, जैसे र्यूमेटिक अगर फीवर हुआ, र्यूमेटिक फीवर में स्टेनोसिस होता है। र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ में तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा कि र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ में एक कंडीशन होता है माइट्रल स्टेनोसिस। इन्फेक्शन ऑफ द भल्ब, अगर एंडोकार्डाइटिस हुआ, मतलब जो भल्ब का इन्फेक्शन अगर हुआ तब भी जाके वो इन्फ्लेम्ड होके वो क्या हो जाता है, तुम्हारा नैरो हो जाता है। और कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ की वजह से हो सकता है इसीलिए अगर किसी का हुआ तो उससे हो सकता है। मैलिग्नेंट सर्कॉइड्स की वजह से हो सकता है। मैसिव एन्युलर क्लैरिफिकेशंस की वजह से हो सकता है। रेडिएशन अगर ट्रीटमेंट चल रहा है अगर किसी का, तो उसकी वजह से भी कभी कभार क्या होता है, माइट्रल बल्ब नैरो हो जाता है। तो ये सब था नॉर्मली माइट्रल बल्ब स्टेनोसिस के कॉजेस। तो अभी हम लोग डायरेक्टली एंटर करेंगे इसके पैथोफिजियोलॉजी में। तो मेनली पैथोफिजियोलॉजी में क्या क्या हो रहा है, तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉज तुम्हारा जो माइट्रल बल्ब है वो नैरो हो चुका है। तो नैरो होने की वजह से तुम्हारा जो भी लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना भी ब्लड फ्लो आना चाहिए था लेफ्ट एट्रियम से, वो नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ, इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। उसके बाद इनलार्जमेंट ऑफ लेफ्ट एट्रियम विद द एक्यूमुलेटेड वॉल्यूम ऑफ ब्लड। क्यों लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज क्यों होगा, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम द कॉन्टिन्यूसली लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जमा हो रहा है, पर वो ब्लड जितना तुम्हें पास, वो लेफ्ट एट्रियम जो पास कर रहा था लेफ्ट वेंट्रिकल को, वो अप्रोप्रिएट अमाउंट का पास नहीं कर पाएगा। तो उसमें ब्लड आते आते वो जमा होते होते वो लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम जो है वो बड़ा हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम का हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। तो अगर हम लोग जब इसका हम लोग अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करें, अगर हम लोग करके देखें, तो अगर हम लोग मॉनिटर में देखें तो क्या देख सकते हैं हम लोग, अगर कार्डियो कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग देखते हैं जो उसका लेफ़्ट जो एट्रियम है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम बड़ा होने पर डॉक्टर्स क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, मे बी देयर द माइट्रल स्टेनोसिस। ठीक है, तो मेनली तो इसके वजह से इसका क्या होता है कि जो जितना अमाउंट ऑफ ब्लड पास नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम का हाइपरट्रॉफी हो रहा है। तो उसके बाद एलिवेटेड लेफ्ट एट्रियल प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ऑब्वियसली उसके बाद क्या होगा, जो लेफ्ट एट्रियल जो है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एलिवेटेड पाल्मोनरी वेनस प्रेशर एंड एलिवेट राइट साइडेड प्रेशर पाल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम। ऑब्वियसली क्या होगा, उसकी वजह से पाल्मोनरी वेन में एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का भी जो राइट साइडेड जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सीवियर पाल्मोनरी हाइपरटेंशन क्रिएट होता है। उसके बाद पाल्मोनरी जो वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाने से तुम्हारा क्या होता है, डायलेशन एंड सिस्टोलिक डिसफंक्शन ऑफ द राइट वेंट्रिकल बिकॉज ऑफ द पाल्मोनरी हाइपरटेंशन। ऑब्वियसली जो राइट वेंट्रिकल है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि पाल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा राइट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, राइट वेंट्रिकुलर ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, समझ में आया, जो तुम्हारा ये फुल जो हार्ट है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड नहीं आ रहा है जिसकी वजह से ये बड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा पाल्मोनरी जो वेन है उसमें तुम्हारा क्या हुआ है, प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो पाल्मोनरी जो एक हाइपरटेंशन क्रिएट हो रहा है। पाल्मोनरी हाइपरटेंशन क्रिएट होने की वजह से जो पाल्मोनरी जो वास्कुलर जो रेजिस्टेंस है वो तुम्हारा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा ये जो राइट वेंट्रिकुलर जो तुम्हारा डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक जो फंक्शन है वो तुम्हारा डिसफंक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा राइट वेंट्रिकल क्या हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है, मतलब राइट वेंट्रिकल में बहुत ज़्यादा ब्लड रह जा रहा है इसमें। तो ये है नॉर्मली माइट्रल स्टेनोसिस का पैथोफिजियोलॉजी। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे माइट्रल स्टेनोसिस का तुम्हारा सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में नॉर्मली जो हार्ट डिजीज़ का सिम्टम्स जो है थोड़ा सा सेम टाइप का ही रहता है, जैसे इसमें भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और आफ्टर एक्सरसाइज और एट नाइट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, फेंट हो जाते पेन की वजह से, डिजीनेस, टायर्डनेस, एंजाइना होता है, फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे ब्रोंकाइटिस वगैरह ज़्यादा होता है, कफिंग पिंकिश ब्लड स्टेन स्पूटम होता है, अगर कफ करने के टाइम में थोड़ा सा ब्लडी स्पूटम भी आता है, और जो हार्ट का जो पैल्पिटेशन है वो बढ़ जाता है, और तुम्हारा मेनली जो एंकल ईडिमा हो जाता है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाता है, एंकल ईडिमा होता है। तो एंकल ईडिमा क्यों होता है,
और क्योंकि तुम्हारा जो राइट वेंट्रिकुलर ओवरलोड हो रहा है, जिसके वजह से तुम्हारा क्या हो रहा है, ऑब्वियसली जो तुम्हारा मतलब बैक फ्लो में जो ब्लड आता है बॉडी में, तो उसमें क्या होता है, जो तुम्हारा फीट वगैरह जो है वो तुम्हारा इडिमा हो जाता है, ठीक है, उसमें इडिमा क्रिएट होता है। ये जो टॉपिक है स्वेलिंग ऑफ द इडिमा, ये अलग करके मैं तुम लोगों को समझा दूँगी, ठीक है। अभी के लिए तुम लोग सिर्फ जानो कि ड्यू टू माइट्रल स्टेनोसिस तुम्हारा एंकल इडिमा होता है, और हॉर्स और हस्की साउंड वॉइस में सुनाई देने को मिलता है। अगर हम लोग स्टेथोस्कोप से सुने तो एक हस्की साउंड वॉइस तुम्हारा, या फिर अगर जो पेशेंट जो बोल रहा है वो उसका एक हस्की साउंड वॉइस हमें सुनाई देगा, ठीक है। तो मेनली ये तुम्हारा एक माइट्रल स्टेनोसिस का सिम्टम्स है। उसके बहुत सारे मेडिकल मैनेजमेंट्स है, जैसे तुम्हारा क्या क्या हम लोग यहाँ पे जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स यूज़ करते हैं, डिगॉक्सिन्स सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, एसी इनहिबिटर्स यूज़ होता है, डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं हम लोग, बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर यूज़ करते हैं, एंटी एरिथमिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, एंटी कोआगुलेंट ड्रग्स, वारफरीन्स, हेपरिन्स, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर कोई भी कोआगुलेशन हुआ तो उसको रिमूव करने के लिए। तो ये था मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए तो हम लोग सबसे पहले तो हम लोग करते हैं वाल्वोप्लास्टी। मेनली जहाँ पे तुम्हारा स्टेनोसिस हुआ है वहाँ पे जाके तुम्हारा मेनली हार्ट सर्जरी करते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान जो सर्जन है वो ट्राई करता है कि जो भी फ्यूज्ड हो चुका है, जो भी लीफलेट्स फ्यूज हो चुका है, उसको तुम्हारा मेनली मैनुअली नॉर्मल कर दे एक सर्जिकल नाइफ्स के थ्रू अ सर्जिकल नाइफ, ठीक है। और बहुत सारे प्रोसीड्योर्स है, जैसे परक्यूटेनियस बेलून वाल्वोप्लास्टी। मेनली परक्यूटेनियस बेलून वाल्वोप्लास्टी में क्या करता है, ये थ्रू अ कैथेटर तुम्हारा एक बलून को हम लोग वाल्व में इंसर्ट करते हैं, फिर उस बलून को हम लोग इन्फ्लेम्ड कर देते हैं। तो बलून अगर इन्फ्लेम्ड हुआ तो क्या हुआ, जितना भी तुम्हारा नैरो पोर्शन था वो तुम्हारा क्या हो जाता है, वो तुम्हारा चला जाता है। जैसे इस पिक्चर में देखो कि थ्रू अ कैथेटर तुम्हारा एक बलून को हम लोगों ने इंसर्ट किया, फिर उस बलून को हम लोग इन्फ्लेम्ड किया। बलून इन्फ्लेम्ड होने की वजह से जितना भी नैरो पोर्शन था वो तुम्हारा खुल गया, तो उसमें से फिर उसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो वाल्व रिप्लेसमेंट में माइट्रल वाल्व रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल वाल्व हम लोग वहाँ पे लगा सकते हैं। तो मेनली ये सब है सर्जिकल मैनेजमेंट में माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस में। तो और थोड़ा सा इन ये जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक ही जैसा इसका मेनली इसका जो साइन एंड सिम्टम्स पैथोफिजियोलॉजी थोड़ा सा एक ही जैसा होगा सबका, तो थोड़ा सिमिलर ही होगा, तो उन लोगों को समझने में भी थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो इतना ही तक था माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस के बारे में कि माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस क्या है, माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस का कॉजेज़ क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट्स क्या है और सर्जिकल मैनेजमेंट्स क्या है। डायरेक्टली हम लोग इंटर करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है।